रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। प्यारे दोस्तों, तो फिर आज हम इस पेपर के बारे में जानने वाले हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेटेजी दी जाएगी एग्जाम की समरी के तौर पर। आप बहुत स्पीडी रिवाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है, और उसके अलावा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और बहुत कम टाइम है तो फिर ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसमें हम 3 यूनिट हैं जिनके बारे में जानने वाले हैं। पहली यूनिट है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, जो कि टीएम फोस्टर द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर वो बताते हैं कि एक नोवेल कैसे बनती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो फिर वो उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध क्योट दिया है, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड इज अ स्टोरी। टीएम फोस्टर द्वारा ये कहा गया है, ये क्योट है, अगर आप इसे पेपर में लिख देते हैं तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस वाली नोवेल के अंदर मुख्य रूप से ये कॉन्सेप्ट है। ये पोस्टर बताते हैं कि एक है स्टोरी और एक है प्लॉट। स्टोरी है जो समय बताती है कि ये चीज़ उस समय पे हुई, जैसे कि हमने जो ऊपर क्योट पढ़ा वो समय बताती है कि पहले राजा गया फिर रानी। लेकिन प्लॉट कथानक ये बताता है कि उसके पीछे का रीजन क्या था, कॉज क्या था। तो उसके हिसाब से इसमें बताया जाता है कि द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ। मुख्य रूप से उसको दुख हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर है कि समय, और यहाँ पर है क्यों। ये है कॉन्क्लूजन मुख्य रूप से कि स्टोरी सिर्फ समय बताती है, अपलोड कारण। अब दूसरी चीज है कि कैरेक्टर टाइप्स। फ्लैट कैरेक्टर्स बताए गए हैं और राउंड कैरेक्टर्स बताए गए हैं। दो तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं एक नॉवल के अंदर। फ्लैट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम रहते हैं, यानी कि प्यारे हैं तो प्यारे रहते हैं, बुरे हैं तो बुरे रहते हैं। और राउंड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो इंसानों के जैसे होते हैं, जैसे कि हम अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो जाते हैं। हम 4 साल पहले कैसे थे अब कैसे हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे कि ज्यादातर हीरो को इसमें लिया जाता है, जो पहले अलग दिखाया जाता है बाद में उसे अलग दिखाया जाता है। ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिए। एनालिसिस के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छे नॉवल के अंदर फ्लैट और राउंड दोनों ही तरीके के कैरेक्टर होने चाहिए। अगर उसमें सिर्फ एक ही टाइप का कैरेक्टर होगा तो फिर ज्यादा मजा नहीं आएगा। यू ना, दोनों टाइप के कैरेक्टर होंगे तभी तो मजा आएगा देखने में। अब है यूनिट 2। इसके अंदर आनंद मठ, द एबे ऑफ प्लेस। जिसको द एबे ऑफ प्लेस का मतलब पता है कमेंट में जरूर बताना। तो आनंद मठ मुख्य रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक नोवेल है। इस नोवेल के अंदर वो कैसे बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ जब सन्यासियों ने विद्रोह किया था, उसकी कहानी हमें देखने को मिलती है। और उन्होंने जो आनंद मठ ये नोवेल लिखा था उससे हमें क्या क्या मिलता है, इस चीज के बारे में हमें जानने को मिलता है। वंदे मातरम, मदर आई बो ऑफ डी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बोला गया क्यों है। तो थीम इसके अंदर क्या रहती है, मुख्य रूप से कल्चरल और नेशनलिज्म थीम रहती है कि मदर इंडिया, बेसिकली हमारा जो भारत है उसको भारत माता कहा जाता है। ये चीज कहाँ से आई, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ही लिखा गया था अपनी नोवेल आनंद मठ के अंदर, उसी से ये सब ये आया है। उसके साथ वंदे मातरम जो अब हमारा राष्ट्र गीत भी है, वो भी इसी के द्वारा हमें मिला है। उसके साथ साथ एसेटिक वॉरियर्स, मुख्य रूप से जो सन्यासी वगैरह होया करते थे उस टाइम पर, किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह किया, इस सब की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ इस नोवेल के अंदर हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी भारत माता की सेवा करनी चाहिए, और उनके लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए समय के अनुसार। जैसे कि अभी इन्वायरमेंट का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो फिर कैरेक्टर्स ऑफ आनंद मठ, बेसिकली नोवेल के अंदर कहानी होती है, कहानी के अंदर लोग होते हैं, लोगों की रियल क्या क्या सिचुएशन होती है वो सब बताई जाती हैं। तो इस वाले पूरे थीम के बारे में जिसमें हमने बात की, इसमें क्या क्या कैसे कैसे कैरेक्टर थे वो इसमें बताए जाएंगे। अब मेन इसमें जो कैरेक्टर थे वो थे सत्यानंद, जो कि हमने बताया ना संत वगैरह ने वो करा था। तो ये जो सबसे मेन लीडर वाले संत थे वो थे सत्यानंद। उसके बाद भावानंद एंड जीवानंद, ये वो दो थे जो मरने तक को तैयार थे भारत माता के लिए, जो लिटरली उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। उसके साथ साथ शांति, ये एक ऐसी महिला थी जो जीवानंद की पत्नी थी, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। मुख्य रूप से जो शांति है वो कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल के है, बिकॉज शांति मुख्य रूप से
एक ऐसी महिला पहली थी जो लड़ने को तैयार हो गई थी अंग्रेजों से। जैसे कि उसने लड़कों के कपड़े पहने थे और उसके बाद वो लड़ी थी, जो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। उसके बाद अब हम यूनिट 3 पर आ जाते हैं। मुख्य रूप से यूनिट 2 में यही सब था। यूनिट 3 के अंदर आज़ादी द प्राइज ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार आज़ाद तो हम हो गए थे, लेकिन उसके हमें क्या कीमत चुकानी पड़ गई थी। जैसे कि आप पिक्चर को देख के समझ ही सकते हैं। तो फिर इंट्रोडक्शन के तौर पर हम कह सकते हैं कि चमन नहल द्वारा ये उपन्यास, ये नोवेल लिखा गया है, जिसके अंदर उन्होंने 1947 का पार्टीशन बताया। उसमें जो ट्रॉमा हुआ था, कैसे खून खराबा हुआ, दर्दनाक हादसे हुए वगैरह वगैरह, किस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई, वो सब बताया गया था। तो उसमें चमन लाल महल कहते हैं कि फ्रीडम कम बट विथ अ हैप्पी प्राइस ऑफ ब्लड एंड टीयर्स, यानी कि आज़ादी आई तो सही, लेकिन उसकी बहुत महंगी कीमत थी, जो कि थे खून के आंसू। जैसे मतलब लोग बहुत परेशान हुए उनसे। तो इसके अंदर लाला कांशीराम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारे, जो बताया जाता है कि पहले बहुत ज़्यादा अच्छे मर्चेंट थे। बेसिकली सियालकोट जो कि पाकिस्तान में आता है, वहाँ के एक बहुत अच्छे खासे कारोबार वाले व्यक्ति रहे। और बाद में जब ड्यूरिंग, यानी कि जब वो पता चला कि पार्टीशन होगा तो किस तरह रेफ्यूजीज इधर से उधर जाने लगे, वायलेंस बढ़ गया है ना। और उसके बाद आफ्टर जब वो बाद में वो एक बहुत टूटे हुए इंसान बन गए, बिकॉज उन एक इंसान के पास ना जाने क्या क्या चीज़ें हो, उसका इतना अच्छा कारोबार हो, और उसके बाद अचानक से सब कुछ खत्म हो जाए, तो भला कौन ही व्यक्ति होगा जिसका दिल ना टूटे, जो अंदर से ना टूट जाए। लाला कांशी राम बहुत ज़्यादा उस टाइम पर रातों रात उनकी मतलब पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। ठीक है। तो फिर इसमें बेसिकली थीम है ह्यूमैनिज्म की और हैट्रेड की, कि किस तरीके से एक इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रह सकती है। और हैट्रेड बेसिकली कितनी नफरत की वजह से देखा जाए तो अंग्रेजों की तरफ फूटी तो डाली गई थी, जिसकी वजह से लोगों में नफरत हो गई इतनी ज़्यादा, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो फिर इसके अंदर 3 चीज़ें बताई गई हैं मेनली। डिस्प्लेसमेंट, कि किस तरीके से एक लोग अपने घर बार को, अपने काम को छोड़ करके रातों रात जब आए गए, जगह छोड़ी, जैसे कि सब जानते हैं। कम्युनल वायलेंस, तो फिर लोगों को कितनी दिक्कत हुई, मतलब कि औरतों के साथ न जाने क्या क्या हुआ, चोरियां हुई, दंगे हुए। मतलब कि ऐसा सुनने को आता है कि इंसान से ज़्यादा लाशें आ रही थी रेलगाड़ियों से, है ना। और उसके साथ साथ एक बहुत प्यारी सी अरुण और नूर की स्टोरी भी हमें इसमें देखने को मिलती है, कि अरुण एक लड़का होता है जो कि पाकिस्तान में रहता है, ठीक है। और नूर एक पाकिस्तानी लड़की है, लेकिन अरुण एक इंडियन बॉय है। तो वो दोनों प्यार करते हैं, लेकिन जब पार्टीशन का टाइम आता है तो फिर अरुण को इंडिया आना पड़ता है। तो उन दोनों की लव स्टोरी वहीं पर रह जाती है। तो फिर आगे हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी हमें याद दिलाती है कि नफरत हमेशा आम आदमी का ही नुकसान करती है। जैसे कि नफरत, अगर वो कोई भी हो, लेकिन वो इंसान को ही परेशान करती है, इसलिए नफरत नहीं करनी चाहिए। तो क्विक रिवीजन टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल के अंदर लिटरेचर, लिटरली एलिमेंट्स, नोवेल में क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ये सब बताया जाता है। फ्लैट और राउंड कैरेक्टर बताते हैं। स्टोरी यानी टाइम, प्लॉट यानी कॉज। आनंद मठ के अंदर नेशनलिज्म बताया जाता है, यानी राष्ट्रवाद वगैरह। इसमें सत्यानंद और शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम और मदरलैंड, यानी कि भारत माता का कॉन्सेप्ट भी यही से आया। आज़ादी के अंदर बताते हैं पार्टीशन का ट्रॉमा, किस तरीके से सब लोग परेशान हो गए थे। लाला कांशी राम इसमें मेन है, और इसके अंदर लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड होम के बारे में भी बताया जाता है, कि किस तरीके से लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और वो लोग परेशान हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ज़रूर ज़रूर पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ फाइनल टिप्स पर हम आ जाते हैं। राइटर का नाम आप सबसे पहले लिख दें पहली लाइन में तो बढ़िया रहेगा। आप क्योट को अगर अंडरलाइन कर दें पेंसिल से, या पेन से, तो अच्छा रहेगा। अगर आप इसमें बहुत हैवी इंग्लिश का यूज़ ना करें पेपर में, तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी इंग्लिश टीचर पसंद नहीं करते। नॉर्मल इंग्लिश में लिखें, वही अच्छा रहेगा। कनेक्ट द स्टोरी टू ह्यूमन इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो ये काम का इतना नहीं रहेगा। मतलब कि हमने जो भी नोवेल है, नोवेल इंसानों के कहानियां हैं, और इंसानों की कहानियां, उसमें इमोशंस आते हैं। अगर आप इमोशंस को सही तरीके से उनकी समझ के लिखेंगे, तभी आप बहुत अच्छा पेपर दे पाएंगे। तो फिर बेस्ट ऑफ लक।
मिताली की तरफ से। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे।